हम बात करने जा रहे हैं अ न्यू पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज डिफाइंड एज अ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix which expressed by a number। मतलब इसको अगर हम एक नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये नंबर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, अदरवाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। इस टाइप से हम उसे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स थी, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमने लिखा है A11 A12 अप टू A1n लिख दिया मैंने, फर्स्ट रो एंड n कॉलम्स, A21 A22 अप टू A2n लिख दिया, ऐसे AN1 अप टू ANn लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, ये n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटरमिनेंट लिखने का तरीका होता है वो डिटरमिनेंट आप स्टेप्स लिखते हैं और इसका ब्रैकेट नहीं होता है। अब एक स्ट्रेट लाइन में हम इसे फॉर्म करते हैं, दैट इज A11 A12 अप टू A1n, सिमिलरली AN1 अप टू ANn। ये इसका रिटर्न वर्क होता है बेटा, मतलब इसको लिखने का तरीका आपका ये होता है डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बात की थी कि मैट्रिक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं समझिएगा। अगर मान लीजिए 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की अगर एक मैट्रिक्स दी गई है इन ब्रैकेट 1 1, क्योंकि यही तो 1 क्रॉस 1 होगा, 1 क्रॉस 1, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो होगा A11। जस्ट ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दिया गया है, जैसे हमने लिखा मैट्रिक्स A11 A12 A21 एंड A22, तो इसका डिटरमिनेंट हम एक्सपेंड करेंगे A11 A12 A21 A22, और इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका समझ लीजिए बेटा, कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है माइनस दिस होता है A11 A22 माइनस A21 इंटू A12। मतलब सीधा सा है कि आप क्रॉस करना है, इसको यहां से मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल समझिएगा। ठीक है ना, अगर यही मान लीजिए थर्ड 3 क्रॉस 3 की हो जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके 3 क्रॉस 3 के ही बनते हैं। तो हम बात करने जाते हैं A11 A12 A13 हमने लिखा, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और हमें इसे अगर एक्सपेंड करना है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है अगर हमें, तो समझिएगा फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं A11 हमने लिखा, और इसके बाद क्या करते हैं कि आप इसको इलिमिनेट कर देते हैं, इस कॉलम को और इस रो को इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट करने के बाद बचता क्या बेटा, ये 4 नंबर्स बच जाते हैं। तो इन 4 नंबर्स को हमने इस टाइप से लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, A22 है, A32 है, A23 है और A31 है, 33 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। बात करते हैं सेकेंड नंबर की, हम बात करने जा रहे हैं इसकी। तो अब इन चीजों को थोड़ा समझिएगा कि यहां पे जो साइन यूज कर रहा था मैं, जैसे कि यहां पे हमने पॉजिटिव दे दिया था, वैसे हमने माइनस दे दिया था। क्या दे दिया था, माइनस दिया था।
यहां पे क्या होता है, जब आप सेकंड को ओपन कर रहे होते हो, जब भी आप सेकंड को ओपन करते हो तो जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म नेगेटिव आता है, सेकंड टर्म नेगेटिव आता है। अब सेकंड टर्म नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगते हैं, जो साइन यूज होता है, वो साइन -1 की पावर i प्लस j के रिस्पेक्ट में लगता है। साइन किसके रिस्पेक्ट लगता है? -1 रेज़ टू पावर i प्लस j, ये साइन का सिंबल होता है। अब हमें समझना ये है कि अगर हम इस टर्म को दे रहे हैं तो 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3 हो गया, और 3 अगर -1 की पावर 3 है तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं A12, और इसके रिस्पेक्ट में देखिएगा कि डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये कॉलम गायब हो जाएगी और ये रो तो है ही, तो इस रो को गायब करना है, इस कॉलम को गायब करना है, बच क्या जाएगा? A21 A31, A21 A31 और A23 A33। नेक्स्ट साइन देखते हैं बेटा। अब वहां पे नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करें तो 1 3 दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का A13, और हम इलिमिनेट क्या करेंगे? इसको गायब करेंगे, और यहाँ देखिएगा साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 + 1 है, तो -1 की पावर कैसा आ गया? 4 आ गया। तो ये एक्सपेंशन का रूल है, ध्यान रखेंगे। तो -1 की पावर क्या आ गया? 1 + 3 मतलब 4, मतलब वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब ये इलिमिनेट हो गया, अब बात होगी इसकी, तो हम लिखेंगे A21 A22 A31 और A32। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इसको क्रॉस करना होता है, तो A11 हमने लिखा, ठीक है, A11, और इसके साथ लिखा A22 माइनस और A33 माइनस A32 इंटू A23 आ जाएगा, माइनस A12 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो A21 A33 आ जाएगा, माइनस A23 और A31 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके बाद की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके बाद की बात करते हैं, तो ये प्लस का आएगा A13 हो गया बेटा, और इसके रिस्पेक्ट में आ गया A21 इंटू A32 माइनस का A31 और A22, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये तो होता है इसका एक्सपेंशन रूल, कि अगर आपको 1 क्रॉस 1 तो नॉर्मल, 2 क्रॉस 2 है तो आपको डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस और माइनस करना होता है। और A33 के बारे में बात करें, 3 क्रॉस 3 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे साइन का यूज बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक्सपेंड करेंगे, जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे, तो साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और भी एक्सपेंशन देख लेते हैं इसके, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट 3 क्रॉस 3 का ही होता है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 के क्वेश्चंस तो बहुत आसान निकल जाते हैं, लेकिन 3 क्रॉस 3 में आपको साइन का ध्यान अच्छे से रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अभी 3 क्रॉस 3 के बारे में ही। जैसे अभी हमने जो एक्सपेंशन किया था वो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया था, तो डिटरमिनेंट की क्वालिटी ये होती है कि आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दीजिए, वैल्यू सेम आती है, ये इसकी प्रॉपर्टी में भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स दी गई है A, जिसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट लिख देते हैं। हमने लिखा बेटा A11 लिखा, A12 लिखा, A13 लिख दिया, A21 A22 A23 A31 A32 और A33 लिख दिया। ठीक है, एक्सपेंशन हमें करना है सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन along सेकेंड रो। अब सेकेंड रो तो हमारे पास ये है। ठीक है, तो टर्म्स कैसे आएंगे समझिएगा, ये जो आएगा ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, 2 + 1 है, 2 + 1 है, तो वैल्यू कैसे आएगी? माइनस A21, इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये रो गायब हो जाएगी और ये कॉलम गायब हो जाएगा, बच क्या जाएगा बेटा? A12 आएगा, A13 होगा, A32 होगा और A33 आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया। मीन्स अब इसके बाद में बात करें तो वैल्यू कैसे आएगी? प्लस की आएगी, A22। ठीक है,
और इसके लिए ये गायब हो जाएगा, ये कॉलम गायब होगी और ये दो गायब हो गए, बच क्या गया A11 A31 बचेगा, A13 आएगा और A33 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बात करें तो ये वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की आएगी क्योंकि 2 3 है, वैल्यू कैसी है 2 3 है, माइनस A23। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो बात करें क्या आएगा बेटा, A11 आना चाहिए, A12 होगा, A31 होगा और A32 हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चीजों को समझ लीजिएगा कि जो आपका 3x3 मैट्रिक्स होती है, जो साइन होता है वो फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसके सिंबल्स होते हैं। ठीक है ना, ये साइन होते हैं एक्सपेंशन के। तो आपको जहां से भी स्टार्ट करना हो आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी को अगर हम मान लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग द सेकेंड रो लिख दिया मैंने, तो इसकी जो वैल्यू देखी जाए तो माइनस का देखिएगा A21 मल्टीप्लाई कीजिएगा A12 A33 आ जाएगा, माइनस का A13 A32 हो गया। ठीक है, प्लस A22 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई A11 A33 आ जाएगा, माइनस का A31 A13 हो गया, माइनस A23 हो गया और A11 A32 माइनस A31 के साथ A12 आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहीं पे ब्लॉक कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो कैलकुलस ही बचता है, हम लोग बात करेंगे कि अगर इसी को एक्सपेंड करते हैं थर्ड रो के अलोंग और देखते हैं कि वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। तो एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो, तो थर्ड रो के अलोंग हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड रो टाइप ये है A31 और A31 पॉजिटिव आएगा, साइन मैंने लिख दिया वहां पे पॉजिटिव आएगा। A31 के रिस्पेक्ट में ये रो गायब होगी, ये कॉलम गायब होगा, बच क्या जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा A12 इंटू A23 A12 A23 माइनस A22 माइनस A22 A13, ये तो आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए 32 है, साइन कैसा नेगेटिव, तो माइनस A32 हो गया और इसके रिस्पेक्ट में अगर ये दो गायब हुई है और एक कॉलम गायब हुआ तो बचा क्या है, ये A11 का मल्टीप्लिकेशन होगा A23 के साथ, माइनस A21 मल्टीप्लाई होगा A13 के साथ। नेक्स्ट देखिए प्लस का जाएगा A33। ठीक है, और ये गायब तो बच क्या गया A11 A22 माइनस A21 और A12। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेंशन। अब इसको और इसे कंपेयर करना है कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं क्या नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा A31 तो A31 ढूंढ लीजिए यहाँ पे बेटा, A31 यहाँ पे आपके पास आ रहा है और एक A31 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो A31 यहाँ पे काम करेगा, देखिएगा ध्यान से A31 A12 और A23, ये दोनों तीनों को देख लीजिए बेटा, ये माइनस है तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही भाई। इसकी जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी फर्स्ट। ओके, सेकंड देखते हैं A31 और भी एक जगह देखा जाए, यहाँ पे देखा जा सकता है A31 A13 और A22 नेगेटिव का है, देखिए ये नेगेटिव का है ना, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। तो A31 का केस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब बात आती है A32 की। अब चेक कीजिएगा A32 कहाँ है, तो A32 एक तो यहाँ पे है आपके पास और एक 32 यहाँ पे, तो ये माइनस से माइनस कैसा हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो और यहाँ पे क्या रहा, नेगेटिव वाला केस, तो पहले नेगेटिव वाला चेक कर लेते हैं। A32 यहाँ पर है, A32 A11 और A23 सेम चीज है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यू वाली है, और ये माइनस प्लस वाला, तो 32 के साथ इसको देख लीजिए A21 21 13 21 और 13 32, ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये भी बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली आप इसे भी बैलेंस कर लीजिए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप एक्सपेंशन किसी भी रो के अलाउंग कीजिए, किसी भी कॉलम के अलाउंग कीजिए,
आपके एक्सपेंशन की वैल्यू सेम आती है डिटरमिनेंट के केस में। क्लियर है? तो ये एक्सपेंशन आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो एक्सपेंशन का एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और बता देता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे एक मेथड होता है दैट इज डिफाइंड एज द साइनस मेथड। अगर एक डिटरमिनेंट दिया गया बेटा और ये वैल्यू दी गई है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, हमने 3x3 का ही डिटरमिनेंट लिया है, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे करना समझिएगा, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ध्यान से देखिएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आ गया ए क्यू एन प्लस लगा दीजिएगा प्लस। अब यही जो है इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ देखिए डायगोनल के ऊपर सिंगल एलिमेंट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड को सेकंड के साथ, मतलब पी एम सी ये हमने लिख दिया। और ऐसे ही यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एल बी आर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में आपने सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब बात करते हैं माइनस। अब एक काम करिए, इसको ऊपर डायरेक्शन लेके जाइए एल क्यू सी, और जो काम ऊपर से नीचे आपने किया ना इसको भी ऐसे करते हैं एल क्यू सी। ये डायगोनल हो गया बेटा। अब इसके नीचे 2 एलिमेंट आर एम और इस डायगोनल के ऊपर का सिंगल एलिमेंट, मतलब प्लस एम आर ए, ठीक है, प्लस। अब यहां पर देखिए सिंगल एलिमेंट है एन और इसके ऊपर एलिमेंट है 2 पी और बी। इस टाइप से भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, आप इस प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, फिर डायगोनल के नीचे ये देखिए 2 एलिमेंट हैं, इन 2 एलिमेंट को आप सिंगल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओके। देन ये 2 एलिमेंट हैं, इसको सिंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? फिर माइनस करके आपको क्या करना है, इस लाइन को मल्टीप्लाई करना है एल क्यू सी, इसे मल्टीप्लाई करना है। इस डायगोनल को देखें तो फिर 2 एलिमेंट बचते हैं एम आर को इस डायगोनल के ऊपर सिंगल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ इन 2 एलिमेंट साथ पी बी एन, ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी एक्सपेंशन का एक तरीका होता है, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कि हम जो काम कर रहे थे अभी तक उस टाइप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में हम क्या करते थे, इसको एक्सपेंड करते थे, मतलब Q इंटू एन करते थे माइनस R इंटू एम करते हैं, आर एम। सेकेंड टर्म माइनस का होता है माइनस बी के लिए क्या करते हैं P के साथ N होगा क्योंकि ये कॉलम गायब हो जाएगी, PN माइनस LR, ये हो गया। प्लस थर्ड प्लस होता है C के साथ देखें तो PM माइनस LQ, ये आ गया। चेक कर लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ गई AQN आ गई, प्लस की क्या आएगी बेटा प्लस LBR आएगी, ठीक है ना, और प्लस की CPM हो जाएगी। माइनस वाली कंडीशन देखते हैं, माइनस की ये है ARM, माइनस की PBN और यहां माइनस CLQ, ठीक है ना। अब आप इसे चेक कर लीजिए, देखिए AQN LBR CPM, ठीक है, सब दिख रहा है। माइनस LCQ आपको दिख गया, MRA दिख गया, NPV सेम एक्सप्रेशन दिख गया। तो हम लोग किसी भी मेथड से करें आंसर आपका सेम आ जाता है। तो ये 2 मेथड है एक्सपेंशन के। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन एक्चुअल में डिटरमिनेंट पे अप्लाई होता नहीं, लेकिन कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत होता है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम चीज़ों को एक्सपेंड कैसे करेंगे,
ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया है, तो एक्सपेंशन में आपको ध्यान रखना है साइन कैसे लगेगा, -1 की पावर i प्लस j के रिस्पेक्ट में लगेगा। ठीक है, 3×3 में आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से आप चीजों को ध्यान रखते हैं। ये साइन के सिंबल्स होते हैं जिसके भी एलोंग आपको एक्सपेंड करना है। ध्यान रखिएगा, आइदर रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होता है या तो आप कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायगोनल के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें, तो या तो रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होगा या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। एक्सपेंशन किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर दीजिए या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं एक्सपेंशन की और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a11 1b1 11c दिया गया इज पॉजिटिव, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। देन आपको बताना है कि ऑप्शंस दिए गए ABC ग्रेटर देन 1 है, ABC ग्रेटर -8 है, लेस देन -8 है, -2 से बड़ा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर चेक करते हैं कि वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो डिटरमिनेंट दिया गया है वो दिया गया a11 1b1 11c। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें एक्सपेंशन, तो हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग कर देते हैं। इसके अलोंग करने तो हमने a लिख दिया बेटा। अब देखिएगा ये कॉलम गायब हो जाएगा और ये रो गायब हो जाएगी, बच क्या b इंटू सी माइनस का 1 BC -1। ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो हमने क्या लिख दिया -1, क्योंकि निगेटिव होता है। सेकंड टर्म क्या होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव। तो अब इस कॉलम को गायब करेंगे तो 1 के साथ क्या आएगा, c आएगा माइनस का 1, c -1। ठीक है, प्लस थर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड पॉजिटिव। तो 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, 1 माइनस b 1 -b। ठीक है, ये इसके एक्सपेंशन की वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिएगा। तो वैल्यू आ गई ABC -a -c और ये आएगा प्लस का 1 +1 -b। तो ये वैल्यू आपको ऐसी दिख रही है, ABC +2 -a +b +c, कुछ ऐसी दिख रही है। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये एक्चुअली में डिटरमिनेंट है तो हमने इसे डेल से लिख दिया। और जो कंडीशन गिवन है वो गिवन कंडीशन क्या है कि डेल तो पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है। अगर डेल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ABC +2 -a +b +c की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है ABC +2 विच इज ग्रेटर देन a +b +c। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन में केवल ABC है, a +b +c का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। तो a +b +c को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में बात सोचते हैं। तो अच्छा, हमें एक चीज तो पता है कि अगर a +b +c बाई 3 किया जाए तो विच इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ ABC होना चाहिए। मालूम है आपको, बिकॉज AM ग्रेटर इक्वल टू GM होता है। मीन्स अगर आप चाहें तो a +b +c की जगह आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन 3 टाइम्स ABC पावर 1/3। ऐसा हो सकता है, मतलब अगर a +b +c की जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, ठीक है ना, तो हम इसकी जगह पर इससे छोटी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। तो a +b +c की जगह हम चेंज करने जा रहे हैं। हमने लिखा ABC +2 टाइम्स विच इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ABC रेज़्ड टू पावर 1/3। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये वैल्यू तो पहले से बड़ी है और इससे भी हम छोटी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो साइन में कोई इफेक्ट तो आना नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें ABC की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए ABC रेज़्ड टू पावर 1/3 जो दिया गया है उसे हम अगर x मान लें तो ये क्या आएगा, x³ आएगा, x³ +2 विच इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स x हो जाएगा। ओके, भेज दीजिए x³ -3x +2 विच इज ग्रेटर देन 0
अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो देखिए क्या फैक्टर आएगा, x के 1 लगाने पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स x माइनस 1 बी अ फैक्टर, सो x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर करना बेटा, तो x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए तो बेटा क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगेन देखा जाए तो x माइनस 1 करेंगे तो इसका फैक्टर तो मालूम ही है आपको, x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 2। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, x माइनस 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है और यहाँ से दिखेगा x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आ। ठीक है, अब पॉजिटिव चाहिए आपको, पॉजिटिव, तो अब आपको ये पता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो x की तो क्या होगी, ग्रेटर देन माइनस 2 होनी चाहिए, और x क्या था बेटा, ABC पावर 1/3 था, माइनस 2 हो गया, मीन्स ABC की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन माइनस 8 होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे केवल एक्सपेंशन जो डिटरमिनेंट लगाया गया वो डिटरमिनेंट यहीं पे कंप्लीट हो गया, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हमने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, बाकी की सारी चीजें एक इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पे मतलब डिपेंडेंट हो गई, तो इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया है, बाकी सारी की चीजें जो डिटरमिनेंट डिपेंडेंट थी वो यहाँ पे ही कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बहुत आसान सा पार्ट है, केवल कैलकुलेटेड पार्ट है जो कि कैलकुलेशन आपको यहीं पे दिखानी होती है, बाकी सब तो चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपको से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है, डेल की वैल्यू दे रखी है और इस डेल की वैल्यू आपको चेक करने की वो डेल कहाँ पर बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा बेटा इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि डेल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि डेल हमें दिया जो गया है उसको अगर हम एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा एंड 1। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन करते हैं हम लोग इसे, तो 1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं, तो 1 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो के अलाउंग, ध्यान रखिएगा फर्स्ट रो के अलाउंग करेंगे, तो 1 के रिस्पेक्ट में किया तो ये कॉलम और ये रो चली जाएगी, बच जाएगा 1 माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे आप, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, माइनस सेकंड के अलाउंग करते हैं, सेकंड के लिए तो माइनस लिख दिया बेटा मैंने, क्योंकि आपको मालूम है सेकंड टर्म कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा हो गया, ये कॉलम जाएगी तो बच जाएगा ये माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 के साथ, तो माइनस साइन थीटा माइनस दिस इंटू दिस होगा तो बेटा प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 1, ये आएगा प्लस का 1 के रिस्पेक्ट में, दिस इंटू दिस मतलब ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 होगा, तो माइनस तो ऑलरेडी होता है यहाँ पे, तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका एक्सप्रेशन कर दिया, तो वैल्यू देखिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये वैल्यू तो आपको दिख रही होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है 0 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन की वैल्यू कहाँ होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो अगर हम 0 पुट करें यहाँ पर तो वैल्यू क्या जाएगी 2, ठीक है, और जब 1 पुट करेंगे यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 4, मतलब जो डेल होगा इसकी वैल्यू बिलोंग करेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एक्स, both थीटा एंड एक्स एंड NOT, none of these। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये कि हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है या एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एंड एक्स। तो हम बात करेंगे इसके एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ध्यान से देखिएगा। एक्स ये हो गया, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस वन माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, माइनस साइन थीटा। इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो x इंटू माइनस साइन थीटा आएगा, मतलब माइनस एक्स इंटू साइन थीटा हो गया, माइनस कॉज इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉलम गायब हो चुका है, तो कॉज इंटू 1 आएगा, मतलब कॉस थीटा आएगा। फिर आएगा प्लस का, प्लस कॉस के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो गया। अब बात करेंगे कॉस, ये कॉलम गायब हो चुकी है, अब ये बच गया, तो अगर ये बच गया तो साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड दिस इंटू दिस, तो माइनस एक्स कॉस थीटा आएगा, माइनस एक्स कॉस थीटा, तो माइनस का ऑलरेडी होता है प्लस, तो प्लस का एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसे, तो वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट। और एक चीज और आपको दिख रही होगी, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स है। ठीक है, यहां से अगर देखें तो प्लस का एक्स कॉमन हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आपको थीटा दिख रहा है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स, और ये प्लस का एक्स आ जाएगा, जो की वैल्यू क्या होगी 1, एक्स कैंसिल आउट, तो बच क्या गया माइनस एक्स क्यूब। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स क्यूब है। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, जिससे कि आपको एक्सपेंशन, जस्ट फोकस क्या करना होगा, एक्सपेंशन पे फोकस करना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सपेंशन सही हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस एक्सपेंशन का आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस का कैलकुलेशन ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग कोफैक्टर्स एंड माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि आपको एक्सपेंशन तो समझ में आ ही गया है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो बहुत छोटे से टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इनवर्स के केस में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, तो हम बात करें जाते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स एंड माइनस। ठीक है, तो टर्म्स जो माइनस का यूज किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, ए दिया गया है, हम बात अभी 2 क्रॉस 2 के बारे में कर रहे हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसके लिए माइनस की जब बारे में बात करते हैं, माइनस क्या हो सकते हैं, तो अब बात होती है कि हर एक टर्म के अकॉर्डिंग माइनस आप फाइंड आउट करते हैं, हर एक टर्म्स के अकॉर्डिंग। जैसे A11 के अकॉर्डिंग अगर आपको माइनस फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब होता है M11, और इसकी वैल्यू हम जो दिखते हैं इस चीज को देखिएगा, इस कॉलम और इस रो को गायब करेंगे और जो बच जाएगा दैट इज अ माइनस ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का माइनस क्या होता है M11। ठीक है, सिमिलरली M12 के बारे में बात करें तो इस टर्म के बारे में बात करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कॉलम गायब हो गया, ये रो गायब हो गई, बच क्या गया A21। ठीक है, सिमिलरली M121 के बारे में बात करने जा रहे हैं, 21 ये है, तो बच क्या जाएगा बेटा A12 बचेगा। M22 के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में बच क्या जाएगा A11।
तो these are defined as a माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब एक्चुअल में कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने माइनस लिया ना, कोफैक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि इनकी पोजीशन पे जो साइन हम लोग अभी यूज कर रहे थे डिटरमिनेंट के केस में, साइन के साथ जब आप माइनस को यूज करते हैं उसे कहते हैं आप कोफैक्टर्स। क्या कहेंगे? कोफैक्टर्स। समझिएगा, जैसे कोफैक्टर्स को हम सी से यूज करते हैं, C11, तो 11 की पोजीशन पे जो साइन यूज होगा दैट इज अ -1 + 1 होना चाहिए, और ये होता है M11। साइन के साथ माइनस का जो यूज होता है दैट इज डिफाइंड एज अ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो ये वैल्यू आएगी M11 का मतलब था A22, ठीक है। वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली हम बात करेंगे C12 के बारे में, ये वैल्यू आएगी -1 + 2 आएगी, और हम बात करेंगे M12 के बारे में, तो ये वैल्यू कैसे आएगी? निगेटिव आएगी, और निगेटिव ऑफ A21 हो जानी चाहिए। ओके, सिमिलर C21 के बारे में बात करते हैं, ये आएगा -1 की पावर 2 + 1 M21 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही थी? A12 आ रही है, A12, और वैल्यू कैसे? निगेटिव, तो -A12। और C22 के बारे में बात कर लें तो वैल्यू आएगी -1 + 2 M22, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज A11, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को समझिएगा कि कोफैक्टर्स जो होते हैं विद साइन होते हैं और माइनस विदाउट साइन होते हैं, ठीक है। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स में केवल डिफरेंस इतना ही है कि कोफैक्टर्स को आप साइन के साथ यूज करते हैं, और जबकि माइनस को विदाउट साइन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, तो बात करें बेटा, अब हम लोग करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई A 3x3 की दी गई है, और हमने लिखा A11 A12 A213 A21 A22 एंड A23 लिखा, A31 A32 एंड A33 लिखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कोफैक्टर्स के बारे में और माइनस के बारे में। तो अगर हम माइनस के बारे में बात करें, M1 के बारे में बात कर रहे हैं, M12 M13 M21 M22 M23 and the same M31 M32 and the M33, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो M11 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब हम इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट करेंगे, बच क्या जाएगा हमारे पास? दिस वन। मतलब हम क्या लिखेंगे? A22 A23 A32 और A33, ये वैल्यू आ जाएगी M11 की, ठीक है। सिमिलरली अगर हम M12 के बारे में बात करेंगे, M12 के बारे में बात करेंगे इसके बारे में, तो ये इस कॉलम को गायब करेंगे और इस रो को गायब करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? A21 A31 A23 एंड A33 आ जाएगी। अगर मान लीजिए हमने M32 के बारे में बात की, अब देखिए बाकी सारी चीजें तो आप निकाल सकते हो। M32 इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रो को गायब करेंगे, इस रो को गायब करेंगे और इस कॉलम को, तो बचेगा क्या? A11 A21 A31 सॉरी 13 है और A23 है। मतलब आप जिस भी टर्म का माइनस निकालें या कोफैक्टर्स निकालेंगे तो आप उस कॉलम और उस रो को एलिमिनेट करेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इस टर्म के बारे में बात करें तो ये कॉलम और ये जो गायब हो गई थी, बच क्या गया था? A11 A21 A13 A23, यही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोफैक्टर्स होते, अगर यही टर्म्स क्या होते? कोफैक्टर्स होते, तो कोफैक्टर्स के बारे में बात करनी होती तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। तो अब इस बात बेटा ये देखिए 1 है, -1 की पावर क्या हो जाता? 1 + 1 हो जाता, और ये हो जाता M11। इसके बारे में बात करते तो वैल्यू आती माइनस की M12,
ये वैल्यू प्लस की, माइनस, यहां पे प्लस आ जाता M22, यहां माइनस M23, यहां पे प्लस आता M31, यहां माइनस M32 और ये प्लस आ जाता M33। ठीक है, तो साइन हमेशा यूज कैसे करना है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से। ठीक है, एक सीक्वेंस में चला जाता है। ओके, लेकिन साइन का सिंबल आता कहां से, वो आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं जिसके माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 0 3 4 -1 0 1 2 3, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, जिसके हम माइनस के बारे में बात करेंगे और कोफैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो माइनस के बारे में बात करें, M11 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, M12 होगा, M13, ठीक है ना, M21 कर लेते हैं, M22 हो गया, M23 हो गया, M31, M32 एंड M33। ठीक है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए M1 इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये कॉलम गायब हो गई, ये रो गायब हो गई, तो आ गया -3 -0, मतलब वैल्यू कैसे है बेटा? -3। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का 0 होगा, मतलब वैल्यू कैसे आ गई? 12 आ गई। इस 3 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये कॉलम और ये 2 गायब हो जाएगा, बचेगा 8 8 और माइनस से माइनस -1, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 गायब हो जाएगी, ये कॉलम गायब होगी, 0 माइनस का 6, मतलब वैल्यू किसे आएगी? -6 आ गई। -1 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 6 -3 जल्दी करो, हमारा वो उसका खराब हो जाएगा, बनाना है। तो ये कितना हो गया? 6 -3, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 2 3 के रिस्पेक्ट में, 0 के रिस्पेक्ट में, तो आ गया 4 माइनस का 0, वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब बात करते हैं 3 1 के रिस्पेक्ट में, 3 1 के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई 0 और ये आएगा प्लस का 3। ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में देख लीजिए बेटा, तो 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू देखेंगे तो ये जाएगा 0 और -12, एंड 3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कॉलम, ये 2 और ये कॉलम गायब हो गए, -2 -0, मतलब वैल्यू कैसे है? -2 आ गई। ये तो इसके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बात अगर हम कोफैक्टर्स से कर रहे हैं, कोफैक्टर्स तो सिंपल सा बात है बेटा, कोफैक्टर्स अगर C11 देखेंगे तो वैल्यू एज इट इज आती है, C12 देखेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। C13 देखेंगे तो ये वैल्यू 9 है, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, C21 देखेंगे तो वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे माइनस होती है, तो वैल्यू कैसे आएगी? प्लस का 6 आ जाएगी। C22 देखेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, तो वैल्यू 3 आएगी। C23 देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव। C31 देखिए ध्यान से, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो वैल्यू पॉजिटिव। C32 देखेंगे तो वैल्यू कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव ऑलरेडी है, तो वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आ गई। और C33 देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, तो मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोफैक्टर हो जाते हैं। और इसी को अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बात करें, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बात करें, तो यही जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स टर्म्स अरेंज कर देते हैं, -3 -12 9, -3 -12 9, 6 3 -4 6 3 -4 3 12 -2, इसको आप बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी आती है, अगर उसका ट्रांसपोज आप कर देते हैं, ट्रांसपोज
अगर आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज किया तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, -3 -12 9, 6 3 -4 3 12 -2। ये जब भी आपने ऐसा किया, जैसे ही आपने इसका ट्रांसपोज कीजिए तो इसको एक टर्म बोलते हैं एडजॉइंट। क्या टर्म आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। मींस किसी भी मैट्रिक्स के अगर बात करें, किसी भी मैट्रिक्स के अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ये टर्म भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब क्या करना है आपको, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करना है, देन उसका ट्रांसपोज देते हैं तो क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स पावर ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, हाँ ना, बात समझ में आ गई होगी। कोफैक्टर क्या होता है, माइनस क्या होते हैं, एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल में बात करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, दैट इज डिफाइंड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक्चुअल में सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी काम बात होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो इसे आप बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा काम है बेटा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उसका निकालिए, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। तो इसका मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इफ अ मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर देन, ठीक है ना, इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर देन, तो जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो बहुत सिंपल से हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे हमने लिखा हुआ है अब मैट्रिक्स ए x + 1 लिखा हुआ है, -3 है, 4 -5 x + 2 लिखा है, 2 हो गया, 4 1 x - 6 हो गया। और आपसे कहा गया है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना तो बहुत आसान है, तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, या तो आप बताया था मैंने एक सैलस मेथड आपको बताया था, ठीक है ना, या आप डायरेक्ट अपने तरीके से ही कर लीजिए। x + 1 के साथ में क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस आना चाहिए। क्या आएगा, x², ध्यान से देखिएगा, x² + 2x - 6x, मतलब माइनस का 4x हो जाएगा और -12 आएगा, एंड अब -2 ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, सेकेंड टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू कैसे जाएगी, +2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -3 दिया हुआ है तो +3 आ जाएगा। अब 3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो -5 के साथ क्या आएगा बेटा, -5x, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +30 हो जाएगा, -4 × 2 हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4 के लिए बात कर रहे हैं तो 4 टाइम्स, देखिए ध्यान से, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा तो -5 हो गया। एंड अब माइनस अगर हम बात करें इसके लिए तो ये देखिएगा 4x + 8 आएगा, 4x + 8 तो 4x और -8, क्योंकि यहां पे बाहर माइनस लगा हुआ है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन देख लेते हो। यहाँ पे ये x + 1 आ गया, यहाँ का x² - 4x - 14 -15x कर लिया, और यहाँ पे आएगा बेटा 22,
3 जा 66, प्लस का 66 लिख लिया, -20 होगा, सॉरी ये -13 होगा, और -13 4 जा 52, ठीक है ना, और -16x आ गया इज इक्वल टू 0। चलिए तो कैलकुलेशन और देखा जाए, तो यहां से देखा जाए तो यहां से आएगा x3, ठीक है, x3 हो गया, -4x² प्लस x² मतलब -3x² हो जाएगा, देन -4x और -14x हो गया, -14x हो गया, तो वैल्यू क्या देना चाहिए बेटा यहाँ पे, -4x और -14x माइनस का 18x हो जाएगा, और ये आएगा -14, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। x देख लीजिए, x3 -4x² और प्लस x², -3x² हो जाएगा, -14x है, -4x, -18x और -14, ठीक है। यहाँ देखते हैं -15 -16 माइनस का 31x आ गया, और प्लस 66 और माइनस का 52 है, तो वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये होगा x³ -3x² -31x, सॉरी -31 और -18, -31 -18 माइनस का 49x हो गया, और ये -14 प्लस 14 कैंसिल आउट, ये कैंसिल। तो अगर आप x कॉमन निकालना चाहते हैं, x कॉमन हो गया, x² आ जाएगा, -3x और -49 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो x³ अगर आप देखें तो x³ या तो 0 आ जाएगी, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x² -3x -49, x² -3x -49, इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू को चेक कर लीजिए, x की जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सीधा सा है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, और यही अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट की, और दैट इज अ रूल्स फॉर डिटरमिनेंट। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स के बारे में। और तो एक कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल सा है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर हम एक डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करें और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स, सॉरी एक डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं और डिटरमिनेंट जो है वो कुछ इस टाइप से हमने लिख दिया, 2 3 4 हमने लिख दिया है, 5 -1 0 1 2 3 लिख दिया, एक ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अगर हम इस डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है 4 आ सकता है, 6 होगा, 8 होगा, बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे नंबर एज इट इज होंगे। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर ऑफ अ डिटरमिनेंट। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर वो किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही केस इन अ मैट्रिक्स होता, समझिएगा, इन अ मैट्रिक्स होता, तो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वैल्यू है 2 3 4 5 -1 एंड 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और हमने 2a किया होता, 2a किया होता, तो इसका मतलब ये था कि हम सभी में मल्टीप्लाई करते, वैल्यू आती 4 6 8 10 -2 0 2 4 एंड 6, ये मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अब अगर हमने 2a मल्टीप्लाई किया होता, आप समझिएगा, अब 2a का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे होते
2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर डिटरमिनेंट निकालते तो इसका मतलब ये हो जाता कि हम बात कर रहे होते 4 6 8 10 -2 0 इंटा 2 4 6, ये इसका डिटरमिनेंट होता। इसी का डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, डिटरमिनेंट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी रो में करते हैं या किसी कॉलम में करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम कॉमन निकालेंगे तो किसी भी रो से भी एक कॉमन निकलेगा, किसी रो से कॉमन निकलेगा। कॉमन कंप्लीट से तो निकलेगा नहीं, निकलेगा किससे? रो से निकलेगा या तो कॉलम से निकलेगा। तो अगर हम बात करें कि इस रो से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, इस रो से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, इस रो से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। मतलब सभी रो से क्या किया आपने? 2 कॉमन निकाल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू आ गई 2 3 4 2 3 4, और ये वैल्यू किसकी बेटा? ये 5 -1 0 1 2 3 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 2 क्यूब हो गई, और ये जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ये 2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट हो गया। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटरमिनेंट के किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा तो हम केवल कॉलम से ही कॉमन निकालेंगे। तो पहले कॉलम से भी कॉमन निकल गया, सेकंड कॉलम से भी कॉमन निकला, थर्ड से भी कॉमन निकला, तो सभी से कॉमन निकल गया, ठीक है। तो इस चीज को हम समझिएगा कि इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n cross n, then determinant of k times a is equal to the k raised to power n into determinant of a होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर सिंगल मार्क का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है बेटा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 दी गई है, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 दी गई है, और इसकी ऑर्डर जो है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, मतलब आएगा 9 × 2, वैल्यू आएगी 18। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों की क्वालिटी को सेपरेट करता है, दोनों की चीजों को सेपरेटली बताता है कि भाई डिटरमिनेंट के अंदर आप किसी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। और ये रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इस डिटरमिनेंट को हमने इस टाइप से कुछ मेंशन किया बेटा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक ना? ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। ओके, तो इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स के बारे में हमने बात कर रखी है। तो डिटरमिनेंट को अगर कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, समझिएगा, हमने यहाँ पे समेशन लिख दिया i = 1 2 3 लिख दिया, ठीक है ना? और हमने बात कर रहे हैं कि यहाँ पे a11 के रिस्पेक्ट में बात होती है c11 की, ठीक है। यहाँ हम समेशन ना लगा करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं बेटा? a11 के साथ a11 c11 होता है प्लस a12 का क्या होता है बेटा? c12 होता है प्लस a13 का c13 होता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या हम अगर इसे समेशन के फॉर्म में करें तो समेशन में क्या लिखेंगे? i = 1 2 हमने 3 लिख दिया, a1i कर दिया और c1i कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो 1 पहले केस में 1 1 हो गया, फिर 1 2 1 2 हो जाएगा, 1 3 1 3। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डेल के इक्वल होती है। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? डेल के इक्वल होती है। लेकिन अब चीजें देखिएगा ध्यान से कि अगर इसी डेल को, इसी नंबर को इसके इस रो के एलिमेंट को, जैसे कि हम किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करें, a11 के साथ
इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि A11 इसके कोफैक्टर्स को हम इस A11 के कोफैक्टर के अलावा किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे C11 हमने लिखा है, तो हम बात करें C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 और C23, ठीक ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टर्म ये ले रहे हैं, टर्म ये ले रहे हैं, लेकिन कोफैक्टर किसका ले रहे हैं, कोफैक्टर हम इसका ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज A11 हमने लिखा, C31 लिख दिया, प्लस A12 लिखा और C32 लिख दिया, प्लस A13 लिखा और C33 लिख दिया। इन सभी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। इन सभी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज होती है, मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू किसकी आ रही है, डिटरमिनेंट की आ रही है। लेकिन किसी अदर के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, 0 आता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखिएगा अगर A11 हमने लिखा बेटा, और हम बात करें C21 की, मतलब 21 के रिस्पेक्ट हम इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात करें, A21 के रिस्पेक्ट में हम C21 के कोफैक्टर की बात करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 21 के रिस्पेक्ट। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ करेंगे, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, A12 इंटू A33, A12 इंटू A133 सॉरी, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो यहां पे आएगा A32 इंटू A13। ध्यान रखिए कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर है तो साइन के साथ होगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस का साइन आएगी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। प्लस A12 हम बात करें C22 के कोफैक्टर्स की, तो ये C22 यहां से कोफैक्टर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये वैल्यू पॉजिटिव आती होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करें A11 इंटू A11 A33 माइनस A31 इंटू A13, ठीक है। प्लस हम बात करने जा रहे हैं A13 के केस में, A13 के केस में, और ध्यान से देखेंगे तो A23 है, कोफैक्टर कैसा, नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे ले दी हमने, नेगेटिव ले ली। A13 के रिस्पेक्ट में C23 ये काम, ये गायब कीजिए, बचेगा क्या, A11 के साथ A32, A11 के साथ A32 माइनस A31 के साथ A12, ठीक है। चेक कर लीजिए बेटा वैल्यू क्या आती है, देखिए माइनस A11 A12 A33 प्लस का आएगा A11 A32 A13 प्लस आएगा A11 A12 A33। तो ये वैल्यू मुझे लगता है कि पहले से ही कैंसिल होती हुई दिख रही है, ये कैंसिल हो रही है। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का A12 A13 A31 हो गया, माइनस A13 A12 A32 और प्लस A13 A31 A12, ठीक है। ये सभी मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोगों ने। अब चीजों को चेक कर लीजिए बेटा कि वैल्यू कैंसिलेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो A11 चेक कर दीजिए कहां पर है, A11 एक कैंसिल हो चुका था, अभी A11 यहां पर कहीं पर नहीं मिल रहा है क्या, A12 A13 A31 A12 A13 A31 ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। और बच क्या गया हमारे पास, केवल एक नंबर बच गया है, दिस वन, A32 A13 और A11। तो यहां पे कहीं मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हुई है, देखिएगा A13 A12 A32, ये सॉरी ये 11 है, ठीक है। तो ये माइनस का था, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस का और ये माइनस का भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या दिख गया आपको, 0 दिख गया, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम किसी अदर के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो ये केस हो सकता है, ये केस भी 0 आएगा और ये केस भी 0 आएगा, क्योंकि हम किसी अदर के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें। जबकि अगर A11 C11 किया, A12 C12 किया, A13 C13 किया, तो इसका रिजल्ट डिटरमिनेंट के इक्वल आता है।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इस रूल का आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ओके, बात करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रूल की। रूल 2 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रूल 1 क्या था कि किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, डिटरमिनेंट आता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। अदरवाइज किसी अदर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। बात करें सेकंड रूल की, तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि अगर आप रो को चेंज करें कॉलम में, किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डेल की वैल्यू नो चेंज होती, मतलब चेंज नहीं होती, नो चेंज इन वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब है कि अगर ए एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट हमने लिख लिया यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन हमने लिख लिया, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें या दो को कॉलम में चेंज करें तो ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन अगर हम इस टाइप से लिखें तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि रो को अगर कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। आप चाहें तो इसे बहुत सिंपल है कि चेक भी कर सकते हैं। ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू एन करते हैं, माइनस का एम आर करेंगे आप, माइनस बी के साथ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर बी के साथ पी एन माइनस एल आर होगा, प्लस सी के साथ वैल्यू क्या आएगी, पी एम माइनस एल क्यू हो जानी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड कर लीजिए बेटा इसे, तो क्या आएगा ए क्यू एन आएगा माइनस का ए एम आर माइनस बी पी एन प्लस बी एल आर प्लस सी पी एम माइनस सी एल क्यू। ठीक है, ये जस्ट एक्सपेंशन हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब अगर यहां पे बात करते हैं, ध्यान से देखिए, हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ए के साथ क्यू एन आएगा माइनस का एम आर, सेम आपको दिख रहा होगा माइनस। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंशन तो किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते थे, एक्सपेंशन किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते थे। एक काम करते ना, हम एक्सपेंशन जो है जैसे कि हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर दिया था, अब हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है ये साइन नेगेटिव का होता तो माइनस का बी कर दिया होगा, बी के रिस्पेक्ट में किया तो पी एन आ जाएगा माइनस का आर एल हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का सी हो जाएगा, और सी के रिस्पेक्ट में किया तो पी एम हो गया माइनस का एल क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसकी ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भी मैट्रिक्स का रो को, मैट्रिक्स के या किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में अगर आप चेंज कर देते हैं, डिटरमिनेंट के बारे में बात हो रही है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रूल 3 की बात कर लेते हैं। तो रूल 3 हम यहीं पे लिख लेते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर मान लीजिए किसी भी कंप्लीट रो, या हम बात करें 0 0 0 ए बी सी पी क्यू आर, या हम बात करें ए बी सी 0 0 0 पी क्यू आर, मतलब सीधा सा है कि किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी रो के कंप्लीट एलिमेंट या किसी भी कॉलम के कंप्लीट एलिमेंट की वैल्यू 0 है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट की वैल्यू अगर कंप्लीट 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो जाता है रूल नंबर 3। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं। रूल 3 हो गया। रूल 4, ध्यान रखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर मान लीजिए ए बी सी लिखा और यहां पे पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है ना,
2 row are columns. Elements are same. अगर एलिमेंट्स किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो के एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ए के साथ क्या आएगा बेटा, बी आर माइनस का सी क्यू हो गया। इसके साथ देखेंगे तो माइनस का ए के साथ क्या आएगा, बी आर माइनस का सी क्यू हो गया। ठीक है, और प्लस का पी के साथ देखेंगे तो बी सी माइनस का बी सी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू और ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल हो रही है और रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, ठीक है। रूल 4 हो गया। रूल 5 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रूल फर्स्ट क्या था बेटा, रूल फर्स्ट क्या था, किसी भी एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। अदरवाइज किसी अदर के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, सेकंड क्या बात किया हम लोगों ने, सेकंड बात की है कि अगर दो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, थर्ड बात क्या की कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो रिजल्ट 0 आता है। फोर्थ बात क्या की हमने कि किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 5 की। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दिया गया है जिसमें हमने लिखा है x प्लस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस गामा और हमने लिखा ए बी सी पी क्यू आर लिख दिया। मतलब किसी भी एक कॉलम में हमने जस्ट प्लस का किया है या रो में प्लस ले सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर एलिमेंट्स आपके इस फॉर्म में दिए गए हैं तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसे 2 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिटिंग किस टाइप से कर सकते हैं बेटा, देखो एक्स वाई जेड लिखा हमने, फिर ए बी सी लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया, प्लस जो ये प्लस वाला पार्ट है उसे हमने अलग कर दिया। अल्फा बीटा गामा हो गया, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कॉलम को हमने स्प्लिट कर दिया इन 2 पार्ट्स। अदरवाइज आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, मान लीजिए एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा लिखा होता, तब भी आप इसी फॉर्म में इसे स्प्लिट कर सकते थे। ठीक है, अब हमने लिखा ए बी सी पी क्यू आर लिख दिया, इसे हमें स्प्लिट क्या करना है बेटा, एक इसको करना है फिर अल्फा के साथ अलग कर देना है। तो हमारे पास क्या आता, एक्स वाई जेड आ जाता, ए बी सी आता, पी क्यू आर आता, प्लस का अल्फा बीटा गामा यह जाता, ए बी सी आता और पी क्यू आ जाता। तो किसी भी स्टेप में हो, किसी भी लाइन में हो, आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं। ये इसका रूल 5 आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लो नेक्स्ट पार्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो इसी से होते हैं, ऑपरेशंस इन अ डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी टेल की वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, समझिए। तो ऑपरेशन इन अ डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि किसी भी रो में अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट से उसका ऑपरेशन होता है। मतलब अगर हम बात करने जा रहे हैं कि R1 में हम अगर चेंज कर रहे हैं R1 - 3 R2, ध्यान से देखिएगा,
R1 में चेंज क्या कर रहे हैं, R1 माइनस 3R2, मतलब हम क्या कर रहे हैं, R2 में 3 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। लिखने का तरीका ये है, R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2, मतलब R1 में ही ऑपरेशन करेंगे। R1 का ऑपरेशन किस में होगा, R1 में ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि R1 में चेंज करें R2 माइनस R3 कर देगा, ठीक है, R2 माइनस R3 नहीं हो सकता। R1 का ऑपरेशन R1 के साथ होगा। तो अब बात हो रही है यहाँ पे कि अगली स्टेप में देखें तो क्या लिखेंगे, ये चेंज इन R1 है, तो ये R1 है, तो R1 में क्या चेंज हुआ है कि भाई R1 है माइनस का 3R2 है, ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, P के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट Q है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R है, तो हम क्या लिखेंगे A माइनस R2 का एलिमेंट क्या है P, तो हमने लिखा 3P, B के साथ क्या लिखा B माइनस 3Q, C के साथ लिखा C माइनस 3R, और हमने यहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। ये होता है रो ऑपरेशन। अगर हम इसी में चेंज करना चाहें, और ध्यान रखिएगा इसमें डेल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, डेल एज इट इज रहता है जो भी आप ऑपरेशन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि C2 में चेंज करें, C2 माइनस का C3 माइनस C3 करना चाहते हैं, तो इसमें ध्यान आपको रखना है कि भाई C2 क्या है, C2 तो ये है, ये कॉलम है, तो हमें इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, A माइनस 3P PL लिख दिया। इससे हमें C3 माइनस करना है, तो इससे इसे माइनस कर दीजिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो देखिएगा Q माइनस क्या आएगा, Q माइनस R आएगा, M माइनस N होगा, दिस माइनस दिस, मतलब B माइनस C माइनस 3Q प्लस 3R हो जाना चाहिए, इसे माइनस किया। और हम लोग को क्या करना है, C माइनस 3R, R और N, क्योंकि हम लोगों ने C3 पे कुछ भी नहीं किया था, तो इस टाइप से आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते थे। इसके बाद की स्टेप पे हम चाहते हैं कि C1 को चेंज करना चाहें, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं। ऑपरेशन करते तो क्या था, A प्लस B प्लस C, मतलब हमने इसमें सबको ऐड कर दिया, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, L प्लस M प्लस N, और सेकंड में मैंने कुछ भी नहीं किया था, B Q M C R N, ठीक है। तो इस टाइप से ऑपरेशंस हो जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साइक्लिक ऑपरेशन आप अवॉइड करेंगे, साइक्लिक ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसी पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं कि भाई C1 को चेंज करें C1 माइनस C2, C2 को चेंज करें C2 माइनस C3, और C3 को चेंज करें C3 माइनस का C1। ध्यान से देखिएगा, हम C1 से स्टार्ट हुए थे और C1 में पहुंच गए, इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गए, तो ये प्रोसेस लॉन्ग होगा, इस तरीके को आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। सेम सिंगल ऑपरेशन में कंप्लीट साइकिल आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कंप्लीट साइकिल जब भी आप लगाएंगे तो हर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, हर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, इसलिए आप इस चीज को नहीं लगाएंगे, ये कंडीशन नहीं लगेगी। आप कोई भी 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट साइकिल नहीं लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आई है। चलिए इसके ऊपर बेस्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और इससे की चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं बेटा ऑपरेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, गिवन दैट b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज, ऑप्शन दिया गया है 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड b स्क्वायर प्लस ac। तो हम इस चीजों को समझते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसे हैंडल करना है, आपको इस चीजों को समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे चीजें कैसे मैनेज होती है। अगर इस क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे ax प्लस by दिया गया, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ab bc। अब समझिएगा, अब अगर हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो चीजें बहुत कैलकुलेटेड हो जाती हैं। तो हम लोग को क्या करना होता है, ऑपरेशन यूज करना होता है और चीजों को रिड्यूस करना होता है। अब रिड्यूस कैसे करना होता है, किसी भी डिटरमिनेंट में हमेशा एक कोशिश होती है कि हम किसी
एडजेसेंट रो या किसी भी एडजेसेंट कॉलम में दो वैल्यू जो होती है उसे जीरो करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू क्या करते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैल्यू थी ए एक्स दिया गया और यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है और यहाँ पे वाई मिसिंग है। अगर हम कोशिश करें कि यहाँ पे ए एक्स हो जाए और यहाँ बी वाई हो जाए और इन दोनों को ऐड करके इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, सुनिएगा, इसमें x मल्टीप्लाई करें, यहाँ y मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें तो ax प्लस बी वाई हो जाएगा और ये वैल्यू फिर कॉमन हो जाएगी और फिर वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं कि हम R3 में चेंज करने जा रहे हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं? R3 में। इसमें चेंज करें क्योंकि हम इससे माइनस करने जा रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं? R3 माइनस का। हम कर रहे क्या जा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम R1 में x मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में हम y मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और R3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। समझिएगा, इसका मतलब ये है कि हमने चेंज किसमें किया? R3 में। तो बाकी जगह तो कोई दिक्कत है नहीं, a b b c और हमने यहाँ लिखा ax प्लस बी वाई और यहाँ पे लिखा bx प्लस cy। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा? R3 का मतलब ax प्लस बी वाई माइनस R1 इंटू एक्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है? a है, तो a के साथ हमने x मल्टीप्लाई किया प्लस R2 मतलब ये है आपका R2 b के साथ क्या मल्टीप्लाई किया? y मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे bx प्लस cy माइनस करना है मुझे। फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है x का और सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना है y का, bx प्लस cy। ये भी काम हो गया। अब R3 माइनस R3 जीरो है, इससे हमें माइनस करना है x मल्टीप्लाई करके। तो हमने मल्टीप्लाई किया x का, लिखा ax स्क्वायर प्लस bxy। ठीक है, प्लस यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना है? y मल्टीप्लाई करना है, इसे y मल्टीप्लाई किया bxy प्लस cy स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, चलिए, तो अब अगर हम देखें इसे तो वैल्यू क्या आ गई? a b 0 b c 0 और यहाँ पे वैल्यू है ax प्लस बी वाई bx प्लस cy और यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस, देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आएगा ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ये डिटेल। ठीक है, दो जीरो हो चुके हैं बेटा, दो जीरो हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? R3 के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म जीरो और थर्ड टर्म। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, कोएफिशिएंट। तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर और इसके रिस्पेक्ट में अगर आपने एक्सपेंड किया तो ये दो कॉलम और ये दो जाएगी ac माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई? ac माइनस बी स्क्वायर। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ac और लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bxy, सॉरी 2bxy है और प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? इस क्वेश्चन का साइन देखना है या वैल्यू देखनी है? तो वैल्यू तो ये दिख नहीं रही है, वैल्यू तो ये दिख नहीं रही है, तो वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक का डी निकालते हैं। डी की वैल्यू देखिए क्या आएगी? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट 4b स्क्वायर माइनस का 4 ए और सी, ए सी हो गया, यहाँ 4 कॉमन हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया बेटा। मतलब ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी कैसा होगा? नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव आ गई। मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव है और डी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा 2bxy प्लस cy स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी लेस देन 0 होता है तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ में आया? ठीक है।